फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, हमने प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन के पार्ट 1 में देखा था कि प्लांट्स को कौन कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं। साथ में हमने उसके फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखे थे। आज हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स है वो प्लांट के हर सेल तक और सॉइल से रूट तक कैसे पहुंचते हैं। साथ में हम JRF और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। देखिए, क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब होता है एलिमेंट्स का मिनिमम कंसंट्रेशन। अगर कोई भी एलिमेंट अपने मिनिमम कंसंट्रेशन से कम होता है तो वो अपने सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर नाइट्रोजन 10 ppm, फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन हमको 10 ppm देना है, पर अगर वो सिर्फ 9 है, 10 क्या हुआ, उसका क्रिटिकल कंसंट्रेशन की इतना तो होना ही चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो वो डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या शो करने लग जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी टर्म है मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट। देखिए, कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो पार्ट में देखा था कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स में देखा था कि जो कुछ डिसीज़ है वो ओल्डर लीव्स में पहले हो जाती है, या कुछ डिसीज़ है जो यंगर लीव्स में पहले हो जाती है। तो इसका रीज़न होता है मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, यहाँ से हमारे JRF का क्वेश्चन भी बनता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मोबाइल होते हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम ये मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। क्या होता है एक्चुअली, अगर सॉइल में इस एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो जो ओल्डर लीव्स से क्या करते हैं, एलिमेंट क्या करते हैं, यंगर लीव्स में मूव करते हैं। तो इसलिए इसे कहते हैं मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट। जब एलिमेंट्स ओल्डर लीव्स से यंगर लीव्स में मूव करते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली ओल्डर लीव्स में उनकी कमी हो जाएगी, और ओल्डर लीव्स में उनकी डिफिशिएंसी होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स सबसे पहले ओल्डर लीव्स में शो किए जाते हैं। तो इसलिए हमने देखा था कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम में सबसे पहले सिम्टम्स कहाँ देखे जाते हैं, ओल्डर लीव्स में। ये फर्स्ट केस है जहाँ हमने देखा कि एलिमेंट्स मोबाइल करते हैं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन मोबाइल होते हैं, मतलब वो मूव नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल है कैल्शियम एंड सल्फर। कैल्शियम एंड सल्फर आर नॉन मोबाइल एलिमेंट। जब कैल्शियम और सल्फर की सॉइल में कमी हो जाती है तो जो एलिमेंट जो लीव्स में है वो ओल्डर से यंगर की तरफ मूव नहीं करते हैं। इसलिए मतलब ऑब्वियसली अगर सॉइल में कमी है तो वो यंगर लीव्स तक वो एलिमेंट नहीं पहुंच पाएंगे, वहाँ पे उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सबसे पहले वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ शो करते हैं, यंगर लीव्स में। हमने मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स के 2 केस देखे। सबसे पहले हमने देखा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम का। इसमें हमने क्या देखा कि अगर सॉइल में कमी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, यंगर लीव जो एलिमेंट्स है ओल्डर लीव्स से कहाँ मूव करने लगते हैं, यंगर लीव्स में। जब वो ओल्डर लीव्स से यंगर लीव्स में मूव करते हैं तो ओल्डर लीव्स में कमी हो जाती है, जिससे कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले हमको ओल्डर लीव्स में देखने को मिलता है। सेकेंड केस में हमने देखा कि कैल्शियम एंड सल्फर ये मूव नहीं करते हैं, तो और अगर सॉइल में एलिमेंट्स की कमी है तो वो जो यंगर लीव्स हैं उनको एलिमेंट्स नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम्स यंगर लीव्स में देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं क्लोरोसिस। हमने फर्स्ट वाले वीडियो पार्ट में बहुत बार देखा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स की वजह से क्लोरोसिस, नेक्रोसिस होता है। तब हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स की वजह से क्लोरोसिस, नेक्रोसिस होता है। डिफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम, इन सब की डिफिशिएंसी की वजह से हमें क्लोरोसिस मतलब प्लांट्स में क्लोरोसिस होती है। सेकेंड, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम,
कॉपर एंड पोटेशियम की वजह से नेक्रोसिस डेफिशिएंसी होती है। थर्ड है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन किसकी वजह से इनहिबिट होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। एंड द लास्ट वन इज डिलेड फ्लावरिंग। तो डिले फ्लावरिंग होती है नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम की वजह से। अभी हमने ओवरव्यू देख लिया कि जो मेन डिसीज है नेक्रोसिस, क्लोरोसिस किस एलिमेंट्स की वजह से होती है। अब हम देखते हैं टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। हमने फर्स्ट पार्ट में डिफिशियंसी देखा था, मतलब एलिमेंट्स की कमी। टॉक्सिसिटी मतलब होता है जब एलिमेंट अमाउंट में ज़्यादा हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम टॉक्सिसिटी। देखिए, स्लाइट इंक्रीज कॉज टॉक्सिसिटी, स्लाइट डिक्रीज कॉज डेफिशिएंसी। अब टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब होता है अगर किसी भी टिश्यू में अगर उसका ड्राई वेट मिनरल आयन की वजह से 10% से अगर कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं टॉक्सिक। मतलब ऑब्वियसली ड्राई वेट अगर किसी टिश्यू का मिनरल आयंस अगर वो किसी टिश्यू में ज़्यादा आ जाते हैं तो उसका ड्राई वेट कम हो जाएगा। ड्राई वेट कम होने से वो क्या हो जाता है? टॉक्सिक हो जाता है। अब हम देखते हैं टॉक्सिसिटी का एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं मैंगनीज का, हमने कि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से क्या होता है। देखिए, जब मैंगनीज टॉक्सिक बन जाता है, मतलब वो उसका जो कंसंट्रेशन है प्लांट्स में बढ़ जाता है, तो क्या होता है? वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ कॉम्पीट करने लगता है। जब वो कंपटीशन करने लगता है ना, तो आयरन और मैग्नीशियम का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है और मैंगनीज का जो प्लांट में कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। फर्स्ट सिम्टम हमने देखा। सेकेंड है कि जब मैंगनीज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो मैग्नीशियम की जो एंजाइम बॉन्डिंग के साथ क्या करता है? वो कंपटीशन करने लग जाता है। तो क्या होता है? ऑब्वियसली इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि मैग्नीशियम फिर लेस बाइंड होगा और मैंगनीज ज़्यादा बाइंड होगा, तो वहाँ पे मैग्नीशियम की भी कमी हो जाती है। सेकेंड है मैंगनीज डिक्रीज द ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम टू शू टू एपेक्स। मतलब कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन भी मैंगनीज क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। तो हमने देखा कि टॉक्सिसिटी की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्लांट में होती है। ओवरऑल हमने देखा कि मैंगनीज के जितने भी टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हैं वो आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की डिफिशियंसी सिम्टम है। ऑब्वियसली हमने देखा कि आयरन मैंगनीज बढ़ा तो उसने आयरन और मैग्नीशियम के साथ क्या करा? उसने कंपटीशन करा, तो इसकी कमी हो गई, तो इसके डेफिशिएंसी सिम्टम और इसकी क्या टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये हमने देखा कि टॉक्सिसिटी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है कि वो आते कहाँ से हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आते कहाँ से? तो हम जानते हैं कि इसका जो मेन सोर्स होता है वो होता है सॉइल। सॉइल कहाँ से आती है? रॉक से। रॉक्स में जब वेदरिंग होती है तब सॉइल बनती है। वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, या फिर कौन सी वेदरिंग होती है? बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। जब रॉक्स में इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो तभी सॉइल में मिनरल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। या रॉक से ही जो रॉक्स में मिनरल प्रेजेंट है वो सॉइल में भी रहेंगे। एक तो ये देखा। सेकेंड होता है बैक्टीरियल एक्शन ऑन ऑर्गेनिक मैटर। जब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर पे एक्शन करते हैं तब भी जो मिनरल कंसंट्रेशन है सॉइल का वो बढ़ता है। ये अपन ने देखा कि अभी सॉइल में ये जो मिनरल्स है वो कहाँ से आते हैं, उसका सोर्स क्या है। अब हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ एलिमेंट्स की ट्रांसलोकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है। जो एलिमेंट्स है वो जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट होते हैं। ये साइंटिस्ट ने रेडियो आइसोटोप से इसको डिटेक्ट करा था कि जाइलम सेप से क्या होता है? मिनरल्स जो है एक जगह से या रूट्स से प्लांट्स में रूट्स से लीव्स में मिनरल्स जो है ट्रांसलोकेट
होते हैं। ये हमने इसके जो फर्स्ट हमारा जो वीडियो है हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। हमने इसके पहले क्या क्या देखा कि एलिमेंट्स का सोर्स क्या है, वो ट्रांसलोकेट कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, मतलब हमने उसका सोर्स भी देख लिया, सॉइल में होते हैं, जाइलम के थ्रू जाते हैं। तब हम देखते हैं सॉइल से जाइलम में वो कैसे जाते हैं। देखिए, तो इसमें हमने जो वीडियो बनाया था प्लांट फिजियोलॉजी का, डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फर्स्ट फेज है एपोप्लास्ट, ठीक है। जब आयंस फ्री स्पेस में मूव करते हैं, देखिए जब आयन सेल्स से ना होके उसकी जो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन स्पेस से अगर वो मूव करते हैं तो क्या होता है, एपोप्लास्ट होता है। ये क्या होता है, इसमें ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और ये पैसिव होते हैं, मतलब इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है सेकेंड फेज होती है सिम्प्लास्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ इसमें स्लो मूवमेंट होता है एलिमेंट्स का और इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये इनर स्पेस में मूव करते हैं और ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट लगती है। ये तो एक मेथड देखी। दूसरी मेथड होती है, नेक्स्ट है फ्लक्स। कि फ्लक्स मतलब क्या होता है, फ्लक्स मतलब होता है मूवमेंट ऑफ आयंस का मूवमेंट को अपन कहते हैं फ्लक्स। अगर वो सेल के अंदर मूव कर रहे हैं तो उसे इनफ्लक्स करेंगे और अगर कोई आयन सेल के बाहर मूव कर रहे हैं तो उसे हम ईफ्लक्स कहते हैं। ये तो अभी हमने देखा एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। सेकेंड मेथड अब हम देखते हैं। देखिए सेकेंड मेथड को हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में तीन थ्योरी आती है, एक मास फ्लो थ्योरी, सेकेंड आयन एक्सचेंज थ्योरी और थर्ड वन आती है बाइकार्बोनेट थ्योरी। मास फ्लो थ्योरी एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स विथ वाटर। जब मिनरल्स वाटर के साथ एब्जॉर्ब होते हैं तो उसे कहते हैं मास फ्लो थ्योरी। अब देखते हैं सेकेंड है आयन एक्सचेंज थ्योरी। कि आयन एक्सचेंज थ्योरी क्या होती है। देखिए रूट्स के पास क्या होते हैं, जो रूट हेयर्स होती है उसमें हाइड्रोजन आयंस रहते हैं और सॉइल के पास क्या होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं। ये दोनों आयंस क्या करते हैं, अपने अपने तरफ क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सॉइल अपने उसमें ऑसिलेट कर रहा है और हाइड्रोजन आयंस भी क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट करते हैं। जब ये दोनों क्या करते हैं, जब ये दोनों आयंस जब ऑसिलेट करते करते ओवरलैप हो जाते हैं तो क्या होता है, ये एक्सचेंज हो जाते हैं। तब क्या होता है, रूट्स के पास पोटेशियम आयन चले जाता है और सॉइल के पास हाइड्रोजन आयन आता है। एक बार फिर देखते हैं आयन एक्सचेंज थ्योरी में क्या होता है। आयन एक्सचेंज थ्योरी में एक्चुअली ऐसा होता है कि रूट्स के पास हाइड्रोजन आयंस है, सॉइल के पास पोटेशियम आयंस है। ये दोनों आयंस ऑसिलेट करते हैं, अपने एरिया में ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। एक टाइम बाद क्या होता है, जब ये मूव करते रहते हैं तो ये क्या होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है। जब ओवरलैप होते हैं तो ये आयंस एक्सचेंज होते हैं। इसका मतलब ओवरलैप होने के बाद जो पोटेशियम आयन है वो रूट्स के पास चले जाता है और हाइड्रोजन आयन सॉइल के पास आता है। तो ये हुई आयन एक्सचेंज थ्योरी। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट आयंस। कि बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू, मतलब बाइकार्बोनेट आयंस कैसे सॉइल से रूट की तरफ जाते हैं। देखिए जो रूट्स है वो क्या रिलीज़ करती है, CO2, और सॉइल में क्या रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है। तो CO2 और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस। अब H2 बाइकार्बोनिक एसिड बना तो H+ अलग हो गया और CO3 नेगेटिव अलग हो गया। अब ये क्या होता है, पोटेशियम
जो सॉइल में प्रेजेंट रहता है, जो पोटेशियम फ्री आयन सॉइल में प्रेजेंट रहता है, वो क्या होता है, इसके साथ जाके रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाया और फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट कहाँ चले जाता है, रूट्स में चले जाता है। तो ये होती है बाइकार्बोनेट आयंस कैसे सॉइल से रूट में गए। फिर से हम देखते हैं क्या होता है, रूट्स क्या करते हैं, CO2 रिलीज करी, सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, ये बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं, सॉरी बाइकार्बोनिक एसिड। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों H+ अलग हो जाते हैं और कार्बोनेट्स अलग हो गया और सॉइल में पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आयंस और पोटेशियम आयन दोनों क्या होते हैं, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और फिर क्या होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट किधर चले जाता है, अपने रूट्स में वो चले जाता है। ये तो अभी हमने देखा पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके बाद आती है एक डोनन्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी हमने जो पैसिव एब्जॉर्प्शन में तीन थ्योरी देखेंगे हम। सबसे पहले हमने देखी मास फ्लो थ्योरी। मास फ्लो थ्योरी में हमने देखा कि मिनरल्स के साथ पानी के साथ जो मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आयन एक्सचेंज थ्योरी में हमने दो चीज़ देखी। फर्स्ट केस में देखा जो आयन्स है वो ऑसिलेट करते रहते हैं और फिर एक्सचेंज होते हैं। थर्ड हमने बाइकार्बोनेट आयन्स देखे। अब हम देखते हैं डोनन्स इक्विलिब्रियम। डोनन्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयन्स इज ड्यू टू सम नॉन डिफ्यूजिबल आयन्स। देखिए क्या होता है, देखिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, कुछ एनायंस प्रेजेंट रहते हैं। एनायंस जब प्रेजेंट रहते हैं तो उसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए देखिए कुछ क्या रहते हैं, एनायंस मतलब कुछ नेगेटिव चार्ज हमारे सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। उसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी क्या होते हैं, सेल के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, तो डोनन्स ने बोला था movement of positive charge is due to presence of some non diffusible negative ions in the cell। कि अगर सेल में कुछ नॉन डिफ्यूजिबल नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, देखिए अगर सेल में कुछ नॉन डिफ्यूजिबल आयन नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है तो पॉजिटिव आयंस भी वहाँ पे चले जाते हैं। इससे क्या होता है, आउटसाइड जितना भी चार्ज है और जो इनसाइड का चार्ज है वो कैसा होता है, इक्वल। मतलब एनायन कैटायन आउटसाइड द सेल, एनायन कैटायन इनसाइड द सेल शुड बी इक्वल क्वांटिटी। देखिए ये दी थी उन्होंने डोनन्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कैटायन एनायन आउटसाइड द सेल इज इक्वल्स टू कैटायन एनायन इनसाइड द सेल। ये हमने देखी डोनन्स इक्विलिब्रियम थ्योरी। अब हम देखते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अभी हमने देखा पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में कहीं भी ATP की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एक्टिवली कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक कैरियर प्रोटीन्स हेल्प्स इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन। कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जब आयंस मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। आज हमने देखा कि जो मिनरल्स है वो प्लांट्स के रूट्स में कैसे जाते हैं। ठीक है, साथ में हमने वो उसका सोर्स क्या है वो देखा और उसके टॉक्सिसिटी सिम्टम्स भी देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू।